कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, आज हम वो देखेंगे। और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल उसके जो पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उनके हवाले से हमने बताना है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली आपके पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स वाले होते हैं। अब ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या ये फिर आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी कोवलेंट भी किसी हद तक नेचुरली थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन उनमें अगर मैं कहूँ तो ये आयनिक का पोर्शन हो सकता है और पूरे का पूरा फुल ऑन मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, ये जो आपके पास यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनके कोऑर्डिनेशन की जो केमिस्ट्री होती है, इसमें बेसिकली आपके पास एक ऐसा लीगेंड्स का या ऊपर जिसको आप कहें कि अटैच होने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है कि उनमें से आधे आयोनाइज हो जाते हैं और आधे जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। यानी वो उसको हम एग्जांपल जब मैं कोट करूंगा तो हम देखते हैं। मैं अभी रीडिंग कर लेता हूँ आपकी 14.2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक से वो लाइंस जो उसकी एक्सप्लेनेशन था, कि फिर हम उसको पार्ट्स में आगे लेके चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक मिनट बचाओ। जी, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसकी 14.2 जो आर्टिकल है उसमें डेफिनेशन में उसने क्लियरली लिखा है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इनकी ना, कि ये होते क्या हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसने एक लाइन और लिखी है कि सच कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द कोऑर्डिनेशन सर, ऑफ। अभी आपने रीडिंग शुरू से तो की ही नहीं है। अच्छा, मैं शुरू से कर देता हूँ यार, मैंने बस बता दिया कि उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो दैट्स इट बस। चलें बता अच्छा देता हूँ दोबारा चलें। से। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लेक्स आयंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे या आयनिक जो है ना वो कम्प्लेक्सेस होंगे, सायरा स्पून दे दो। ठीक है। स्पून। यस सर। जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हों या आयनिक कम्प्लेक्सेस हों, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो दोनों के दोनों आपस में यानी कि किसी उसकी डिपेंडेंसी का मोहताज नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं वो लोग। मतलब आयंस भी होंगे, इंडिपेंडेंटली सेट होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल्स भी हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मोर ओवर ये भी है कि वो कहता है कि सच कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर टू मेटल एटम। यानी हमेशा ऐसा होगा कि एक डोनर एलिमेंट होगा। डोनर एलिमेंट जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? एक एक्सेप्टर एलिमेंट को। अब जो एक्सेप्टर होता है ये आम तौर पे मेटल होती है, जो कि ट्रांजिशन मेटल है, जो 3D सीरीज से हो सकती है, 4D से हो सकती है, या फिर 5D से। लेकिन याद रहे कि ये डी एलिमेंट्स की सीरीज ही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। बात समझ आ गई? अब उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसने नीचे दे रखी है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स लेट अस मिक्स aqueous solution of the two substances, that is potassium cyanate and potassium cyanide and ferrous cyanide। अब देखो जी, आपके पास उसने दो साल्ट्स ले लिए हैं। एक साल्ट है और पोटाशियम का, जिसको आप KCN कह रहे हैं, और दूसरा है फेरिस का साइनाइड, यानी CN के साथ साल्ट फेरिस का, ये वाला। अब इन दो साल्ट्स को उसने क्या किया है, मिक्स किया है। वो कह रहे कि जब आप इसको आपस में, इन दोनों को आपस में अब मिक्सचर। सर, अभी मैंने बुक को देखना है या आपके इसको देखना है? बच्चे आप पहले ये मेरे अल्फाज पे गौर करें और बोर्ड की तरफ देखें बस, ठीक है ना? बोर्ड को देखूं, ये हाँ, पेज नंबर 52 पे ना हूँ? 51 है, मैं पढ़ रहा हूँ 51, लेकिन वो अभी उस पे ना सर हो। नहीं, मुझे पता है वो अभी 52 पे आएंगे ना, मतलब हाँ, ये 51 से नहीं ही, बस अभी मतलब आप ये अभी आप क्या एंड एंड करो, पे बोर्ड को चल। देखो, मैं उधर से रीड अप करके आपको बता दूंगा कि उस बात में क्या मेन चीज़ थी, ठीक है? ओके। हाँ,
तो अभी तक हमने जो मेन चीज़ें देखी वो सबसे पहले ये देखा कि कम्प्लेक्स हो सकता है या आयंस हो सकते हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट ये देखा कि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तीसरा ये देखा कि वो डोनर और एक्सेप्टर हो सकते हैं। चौथा हम उसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल में हमने कहा कि अगर आप पोटाशियम का साइनाइड जो है ये एक साल्ट है और उसके बाद फेरस साइनाइड जो है ये दूसरा साल्ट है, इनको आपस में मर्ज कर देते हैं, तो इनसे जो आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है वो बनता है K4Fe और Cn का 6, और ये यूं इस तरह से कम्प्लेक्स में चला जाता है, ये ब्रैकेट्स में। अब ये जो आपके पास यानी कि बनेगा कंपाउंड, इसकी अगर हम बैलेंसिंग करें तो इधर स्टार्टअप में 4 आप लगा लेंगे। अब वो कह रहा है कि जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और इस मिक्सचर को आप इवेपोरेट करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसके अंदर जो वाटर होगा उसको आप इवेपोरेट भी कर लें साथ में, तो आपके पास जो एक्चुअल चीज़ बचती है वो ये वाली है, K4FeCN6। अब K4FeCN6 को अगर आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करें, लाइक जैसे आप पुराने दौर में NaCl डालते थे, तो अब आपके पास अगर ये Fe वाला अगर आप साल्ट डाल के Cn का 6 वाला डालें साल्ट, तो बच्चे इसको जो है ये इसने आयोनाइज हो जाना है। और ये किस तरह आयोनाइज होता है, ये पोटासियम के 4 आयन बनाएगा +1 के साथ, और साथ में क्या बनाएगा FeCN का 6 और उसके ऊपर -4। क्या मतलब हुआ, अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें यानी कि क्रिटिकली, तो मैं यहाँ पे चीज़ें नोट डाउन करके आपको बताता हूँ कि देखो ये आपके पास 1 यूनिट था, ये वाला जो ब्लू में मैंने बनाया, ये उस टाइम पे कम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चे हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो जैसे ही आपके पास आयनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये कम्प्लेक्स कंपाउंड किस में चले गए, एक पॉजिटिव आयन में और एक साथ में नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन जो था वो एक सिंपल कैट आयन था, यानी पॉजिटिव आयन वाला सिंपल था, जबकि जो नेगेटिव आयन बना दैट वाज द कम्प्लेक्स एनायन। अब ये जो कम्प्लेक्स एनायन बना, इसी कम्प्लेक्स एनायन की वजह से ये पूरे का पूरा कंपाउंड एज अ कम्प्लेक्स कंपाउंड कहला रहा था। तो जब हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो हमारा फर्दर उनके आयोनाइजेशन के बाद वास्ता होता है उनके कम्प्लेक्स कैटायन या कम्प्लेक्स एनायन के साथ, यानी हमारे पास एक चीज़ सिंपल बनेगी, एक कम्प्लेक्स होगा, या एनायन या कैटायन। अब ये जो बात की है कि ये आयोनाइज होगा, तो ये उसकी आयनिक नेचर को डिस्कस कर रहा है कि वो एक तरीके से आयोनाइज हो गया। अब यहाँ पे बच्चे जो आपके पास बेसिकली फर्दर अगर हम इसकी स्टेप बैक वो करें, तो कम्प्लेक्स आयन के या कम्प्लेक्स कंपाउंड के मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स बताए, ठीक है। अभी तक कम्प्लेक्स कंपाउंड का पता लग गया ना आपको, जिनके अंदर क्या होते हैं। यस सर। हाँ, कम्प्लेक्स कंपाउंड के अब 2 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं बच्चे कैटायन, ठीक है, और दूसरे को क्या कहेंगे, एनायन। जो एनायन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और जो कैटायन होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी आपके पास उनकी आयोनाइजेशन की डिस्कशन हो गई। अब अगर मैं ये जो अभी एग्जांपल मैंने ऊपर आपके सामने कोट की, जिसमें पोटाशियम का 4 था, Fe था और Cn का 6 था, ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपको कोट की, इसके मुताबिक आपके पास कैटायन जो है वो +1 के साथ 4 हैं, और यहाँ पे जो FeCN और इसकी पार ये इसके साथ है -4, ये आपके पास एक एनायन है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये बात समझ आ गई। और यहाँ से आपको 2 तरह के वो सिस्टम्स पता लग गए। अब बेटे अगर हम इसी में एक और एग्जांपल ले लें, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कॉपर का NH3 और उसके साथ 4 है, और ये सारे का सारा SO4 में अगर चला जाए
तो ऑनवर्ड आगे आपके पास कॉपर सल्फेट, सॉरी मैं बता देता हूँ, ये कॉपर का जो आपके पास अमोनिया के साथ है वो कम्प्लेक्स बनेगा, NH3 का 4 है, और ये आपके पास जो कम्प्लेक्स है ये +2 के साथ होगा, और साथ में प्लस और क्या चीज़ होगी, तो SO4 का -2 का। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये SO4 - 2 जो है दैट इज़ द सिंपल एनाइन। और इसमें अगर कॉपर देखें जो एक बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं ये क्या है, कम्प्लेक्स कैटायन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वो करते हैं, लुक बैक करते हैं इसको। आप ज़रा इस चीज़ को देखें, पहले वाला केस इसमें सिंपल कैटायन था, यहाँ पे कैटायन देखें कम्प्लेक्स कैटायन हो गया। इधर सिंपल एनायन है, उधर देखते हैं तो उधर कम्प्लेक्स एनायन है। तो हमने दोनों एग्जांपल्स पढ़ ली, जिससे हमें ये पता लग गया कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कैटायन या एनायन दोनों कम्प्लेक्स फॉर्म में आ सकते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ओके, ये तो था कम्प्लेक्स आपके कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी क्लियर होगा। आगे हम क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है कवरिंग द रोल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सबसे पहले अगर आप देखें कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें जो, तो वो कितने होते हैं, हम इसको अब एनालाइज करते हैं फर्दर। कॉम्प्लेक्स पहले हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं क्या भला, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर आपके पास एक पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव आयन होगा जो कि सिंपल होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आपके पास पोटाशियम उधर सिंपल कैटायन था पॉजिटिव वाला, और इधर SO4 सिंपल वाला था। दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा हर कॉम्प्लेक्स के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम। ये इसकी निशानी हमें कैसे पता चलेगा सेंट्रल मेटल एटम फलां है? इसकी निशानी ये है कि ये इसका एटम एक होगा, बाकी जो लिगेंड होंगे वो ज़्यादा तादाद में होंगे। तो वो जो तीसरी CPC है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनर CPC, जिनको आप क्या कहते हैं, लिगेंड्स। ठीक है, तो आपके पास एक सेंट्रल सिंपल कैटायन होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक लिगेंड होगा। अच्छा, इन दो को मिलके आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और एक आपके पास सिंपल आयन है। अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एक सिंपल आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन के फर्दर दो पार्ट्स होंगे, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक होगा डोनर CPC, जिसको आप लिगेंड का नाम भी देते हो। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। नहीं सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ओके, ग्रेट हो गया। अब हम बचे कुछ जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, हम उसके बारे में अगर हम पढ़ें पहली बात को जो डिटेल में है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम CMA, याद रहेगा होपफुली आपको। अब वो कहता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है ये US, किधर हो गया, USUALLY, यूजली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होती है, यूजली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में ये कि यूजली मेजॉरिटी में ये जो है ट्रांजिशन मेटल होती है। दूसरा, ये सराउंड होगा किसके ज़रिए से, सराउंडेड बाय लिगेंड्स होगा, यानी इसकी तादाद एक आध होगी, लिगेंड की तादाद बहुत सारी होगी। याद रहेगा? यस सर। ओके, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप मज़ीद फॉरवर्ड जाते हैं। तो इसमें आपने कोई एक एग्जांपल पुट कर देनी है इसकी।
इसकी एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो आप सिंपली जो है यही K4 इसके बाद Fe और Cn का 6 और यूं करके आप लिख दो, और इसमें आप बताओ कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो Fe है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, और जो लीगेंड है आपके पास वो जो है वो Cn वाला है। बस बात याद रहेगी यहाँ तक। बस आपने बाकी तीन चारों एग्जाम्पलों को रट्टा लगाना नहीं है। बस आप एक एग्जाम्पल करो, उसमें बताओ सेंट्रल मेटल अच्छा। एटम जो है वो कौन सी है और उसकी डेफिनेशन। इतने में बस ये आपको सेंट्रल मेटल एटम खत्म हो गया। बुक पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी और चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन हमने वो नहीं करना, बस हमने एक चीज़ बता दी। ओके, फिर हम आते हैं ये अपना दूसरे सर, स्टेप पे। सर बुक पे आप मार्क मैं कर रहा पूरी हूँ कर मैं कर रहा दिएगा हूँ ना मैं ताकि। कर रहा हूँ ठीक है, हाँ, नेक्स्ट फिर आपके मुझे पास। ना पिक्चर्स भेज देगा ताकि मुझे थोड़ा सा पता हाँ, चल जाए ना कि क्या करना है क्या नहीं। फिर आ जाता है आपके पास। या चले कोई नहीं, कल आप ले आएंगे ना बुक, कल ही मैं कर लूंगी। हाँ, कल आपकी तबीयत ठीक हुई तो तब ले आऊँगा, नहीं तो इधर ही फिर वापस लाऊंगा। नहीं सर, कल इंशाल्लाह क्लास हो जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, देख लेते हैं। तो लीगेंड जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लीगेंड जो है वो यूजली, इसकी जो पहचान है ना, यूजली ये नेगेटिव चार्ज होता है आमतौर पे। बात समझ आइए, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे हमने उस दिन देखा भी था। ठीक है, जैसे साइनाइड अगर मैं इधर लिख दूं Cn का -1, इसकी एग्जांपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए आप NH3 लिख लें, इसकी भी एग्जांपल आ गई। सही हो गया। अच्छा, समटाइम्स ये बड़ा रेयर होता है, वेरी रेयरली, मैं इसको लिख भी देता हूँ, वेरी रेयर। क्या होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगी, उसकी दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और लेकिन अब ये पहला पॉइंट तो हो गया कि यूजुअली नेगेटिव चार्ज होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, और उसके बाद ये वेरी रेयर है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए। अब बच्चे ये तो बातें हो गई, अब इसकी एक और बात जो क्वालिटी है वो ये है कि ये लाजमी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ये इसकी यानी कि लिगेंड की दो मेन क्वालिटीज़ हैं। अब अगर मैं वही अपनी पुरानी एग्जांपल लेकर लिखूं, तो उसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास K4 Fe और Cn का जो 6 है, इसके अंदर आपके पास जो लीगेंड है, लीगेंड वो क्या है, Cn का -1 है। बात समझ आ गई? बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। अब ये तो जनरल सा हमने लीगेंड को पढ़ लिया। अब लीगेंड की ना आगे टाइप्स भी होती हैं, लीगेंड आगे अब फैल रहा है। तो टाइप्स ऑफ लीगेंड, तो लीगेंड की टाइप्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो सर वैसे प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ लीगेंड्स पे थोड़ा सा अलग सवाल भी आ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन ये पार्ट में आ एज अ सकता है। पार्ट बना हाँ, के। पार्ट हाँ। बना के। लेकिन बस वही है ना कि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन मेजर कर लेते हो तो फिर आप उसके पार्ट्स को खुद ही डील कर लोगे। यस सर। एक होता है मोनोडेंटेट। अच्छा ठीक है, वो आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि क्या नाम है, मतलब ये लॉन्ग में भी आएगा नहीं, मुझे इतना सही समझ नहीं आया था शायद। मोनोडेंटेट, सही आ गया था। यस। बाइडेंटेट, और अब है ट्राइडेंटेट। हेक्साडेंटेट। ओ, ट्राई अच्छा हेक्सा भी है ना। फिर ऐसे तो आप चलते जाएं, हेक्सा पे ले जाएं तो बिल्कुल और वाले भी आ जाएंगे जितने भी आप मेरे ख्याल इस्तेमाल से कर। 4 है ना हाँ, बुक में, 4 हैं मेरे आपकी बुक ख्याल में से। गिवन है, तो बस इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट जो यस। है इट विल डोनेट, मैं इधर लिख देता हूँ, डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, याद रहेगा। और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है ये डोनेट करता है। ओके, और इसके बाद जो आपके पास ट्राइडेंटेट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स
पेयर को डोनेट करेगा और हेक्साडेंटेट 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को। याद रहे कि जो 3 पेयर डोनेट कर रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो 6 पेयर डोनेट कर रहा है वो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इस तरह यूँ इनका नंबर जो है वो डबल जा रहा है। अब इनमें से हर एक की भी मैं एक एक छोटी छोटी एग्जांपल दे देता हूँ। NH3 की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो ये मोनोडेंटेट हुआ। इसी में वाटर आ जाता है, इसी में आपके पास साइनाइड आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक पूरी लिस्ट ऑफ जो आपके पास जो है ना मोनोडेंटेट की गिवन है वो आप देख लीजिएगा। बाइडेंटेट के अंदर जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है और ये हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये इसके पास एक पेयर है और एक पेयर जो है वो इसके पास है, ये हाइड्रोजीन है। अब यहाँ पे एक अमोनिया का एक ये देगा एक ये देगा, तो 2 पेयर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के डोनेट हो रहे हैं, इसलिए ये बाइडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये एक हाइड्रोजीन आ गई, इसको मैं नाम लिख भी देता हूँ कि ये हाइड्रोजीन है। ओके, हेक्साडेंटेट जो है इसमें EDTA इथिलीन डायमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट आयन EDTA, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। EDTA इसके अंदर 6 में होगा और 3 वाला जो है वो आपके पास क्या होगा, डाईइथिलीन ट्राइअमीन, यानी अगर मैं इसको एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ। डाईइथिलीन, देखो जी आपके पास सबसे पहले CH2 बॉन्ड CH2 ये है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो फिर है CH2 बॉन्ड CH2, ये एक एथिलीन है और इधर दूसरी एथिलीन है, तो ये तो हो गया डाई इथिलीन। अब वो कह रहा है ट्राई अमीन है, ठीक है, मैं अमीन के कलर को उससे ले देता हूँ ब्लू से। ये एक अमीन आ गया NH2, फिर एक और NH आएगा, सॉरी NH2 इधर नहीं आएगा क्योंकि ये 2 साइड बॉन्ड बनाएगा। तो एक ये लोन पेयर दे रहा है, एक ये लोन पेयर है और एक इसके आखिर में NH2 होगा और वो भी एक लोन पेयर देगा, और यूँ आपके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है। तो हमने अभी तक सारों की एक एक एग्जांपल भी पढ़ ली है। बात क्लियर? तो लीगेंड भी हमारा दूसरा टॉपिक बेटा जो कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो ख़त्म हो गया। अब तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये नंबर 3 पे है। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके पास वो जो है बेसिकली उस तादाद को कहते हैं जितने लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम पर चिपक रहे होते हैं, वो किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहा है। यानी इन अदर वर्ड में अगर सादे लफ्ज़ों में बताऊं तो कोऑर्डिनेशन ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, जोड़े इलेक्ट्रॉनों के हैं, उनकी तादाद है जो कि डोनेटेड बाय लीगेंड होते हैं, डोनेटेड बाय लीगेंड होते हैं। अब अगर मोनोडेंटेट की अगर हम बात करें तो मोनोडेंटेट जितने चिपके हुए होंगे, जितने लीगेंड, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। बात समझ रहे हो बच्चे कि अगर मोनोडेंटेट है तो उसने एक ही लोन पेयर देना है ना, तो जितने लीगेंड होंगे उतने लोन पेयर जाएंगे, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड के होता है। अब यहाँ पे अगर बाइडेंटेड लीगेंड अगर आप ले लेते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही 6 ही रहेगा। बाइडेंटेड लीगेंड आधे लगेंगे, तो लीगेंड की अमाउंट पर यानी कि नंबर ऑफ लीगेंड्स पर डिपेंड तब करता है जब हम मोनो की बात कर रहे होते हैं, मोनोडेंटेट की। अब यहाँ पे जो आपके पास एक एग्जांपल जो हम खुद पढ़ रहे थे K4Fe और इसके बाद CN6
ये वाला जो एक कंपाउंड हमारा एग्जांपल में हम कोट करते थे, इसमें 6 लीगेंड जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। याद रहेगा। इसमें बेटे आप बस यस एक सर। एग्जांपल याद कर लें और कोऑर्डिनेशन नंबर को याद कर लें, डेफिनेशन उसकी वो मैंने मार्क कर दी है। ओके। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसमें आपने बेटे क्या करना है कि नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन यानी कि नंबर के बाद हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट आती है दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली ये कोई ऐसे स्फीरिकल शेप का नहीं होता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर से मुराद सम सॉर्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप जो आपका जो है वो किसी एक मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीलिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपके पास इनफैक्ट वही कम्प्लेक्स वाला पार्ट ही होता है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कम्प्लेक्स पार्ट होता है ना, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, अगर मैं कम्प्लेक्स पार्ट की बात ही कर रहा हूँ तो ये तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक सेंट्रल मेटल एटम पर मुश्तमिल होता है और दूसरा किस पर मुश्तमिल होता है, लीगेंड पर। बात समझ आई। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है along with the ligand is called as the coordination sphere। ये हमें समझ आ गई। अब हमने एक जो है वो एग्जाम्पल कोट की थी। अच्छा, ये पहली तो बात है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हमने एक बच्चा बात की थी, एग्जाम्पल कोट की थी मैंने, K4 FeCN6 ये वाली। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हो तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो मेटल है वो है Fe, जो आपके पास CN6 जो है वो आपका लीगेंड है और इसके ऊपर -4 चार्ज है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हमने देखा कि मेटल और लीगेंड ये दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ combination of the metal to that of the ligand we obtain a collective charge on the coordination sphere। अब ये जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो है बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अलजेब्रिक सम होता है। ये अलजेब्रिक सम होता है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस और किसका, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी चार्ज ऑन लीगेंड। अब लीगेंड जैसे है Cn का -1, एक तो आप इस Cn को देखेंगे, फिर आप मेटल को जो कि +2 है आप उसको इन दोनों को सम कर देंगे और ये 6 हैं, तो इसका मतलब 6 1s आर -6। ठीक है, एक ये इसका चार्ज आएगा प्लस आपके पास +2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो +2 -6, और ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू -4, और यही चार्ज आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये -4 आ रहा है, तो इसको हम चार्ज कहते हैं। बेटे आपने इसको किसी एक को कैलकुलेट डाउन कर लेना है, सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारा ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, वो बताएंगे ऐसे आप। सर मैं कहूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ा लें। बच्चा इसलिए कि वो कॉम्प्लेक्स है और उसको आपको अच्छा खासा सर नहीं, समझना इसको पड़ेगा। भी मुझे देखना पड़ेगा, अभी आप मार्किंग वाला भेजेंगे, अभी पता नहीं कल होगा कि आज होगा।